नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिएगा, आप रेलवे एसएससी किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके लिए एसएससी एमटीएस का जो भी आपका 2019 पेपर संपन्न हुआ था उसके महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों के सीरीज को स्टार्ट किया है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार का एक वीडियो कराया हुआ है जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी किसी भी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज में आंसर लगे हुए हैं, इसलिए आप ट्राई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपको देखते जाना है, सुनते जाना है, आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, फलों से निर्मित मनपसंद पेय रूअफ़ज़ा के निर्माता कौन है? सही ऑप्शन है हमदर्द लेबोरेटरीज। हमदर्द जो कंपनी है एक यूनानी आयुर्वेदिक दवा कंपनी है और रूअफ़ज़ा का नाम आपने सुना होगा। इसे आप गर्मी में शरबत में डाल करके पिया करते हैं जिससे शरबत का स्वाद जो होता है बढ़ जाता है। अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो रूह मतलब होता है आत्मा, तो आत्मा के लिए जो अमृत होता है उसे कहते हैं रूअफ़ज़ा। ठीक है, हमदर्द कंपनी का निर्माण 1906 में हुआ था। अगर इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दूसरा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? समतल दर्पण वही दर्पण होता है जिसे आप घरों में इस्तेमाल करते हैं अपने आप को देखने के लिए। इस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। आभास कराता है कि आप शीशे में हैं और सीधा बनता है जैसे आप खड़े होते हैं वैसा ही प्रतिबिंब आपका बनता है। सीधा तो बनता है लेकिन ये पार्श्व रूप से उल्टा भी बनता है। इसका अर्थ ये है कि जैसे आप कोई प्रक्रिया को सीधे हाथ से करेंगे तो आपको शीशे में दिखाई पड़ेगा कि आप उल्टे हाथ से कर रहे हैं। इसे कहते हैं पार्श्व रूप से उल्टा। ठीक है, लेकिन बनता है आपका सीधा ही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसैन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? आपको देखते जाना है, सुनते जाना है और आपको समझने का प्रयास करना है। आपको सारे क्वेश्चन यहीं पर तैयार हो जाएंगे। उसैन बोल्ट का संबंध है एथलेटिक्स से। ये दौड़ते हैं ना, धावक हैं, इसलिए इनका संबंध है एथलेटिक्स से। और कहाँ के हैं? ये जमैका के हैं। वेस्ट इंडीज में एक कंट्री है जिसका नाम है जमैका। एग्जाम में पूछा जाता है कि उसैन बोल्ट किस कंट्री से आते हैं, तो जमैका से आते हैं। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है 100 मीटर की रेस में और 200 मीटर की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड है ओलंपिक। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक था वहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर की रेस में, जो कंप्लीट की थी 9.58 सेकेंड में। अभी तक रिकॉर्ड बना हुआ है। और 200 मीटर की रेस जो है 19.19 सेकेंड में पूरी की थी। ये दोनों विश्व रिकॉर्ड अभी तक उसैन बोल्ट के नाम है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए चौथा प्रश्न है, विश्व में बास्केटबॉल को प्रशासित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम क्या है? सही ऑप्शन होगा FIBA। तो इसे ऐसे लिखेंगे FIBA। इसे कहते हैं फीबा। जैसे फीफा होता है ना, वो फुटबॉल की संस्था है, वैसे फीबा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि बास्केटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बता सकते हैं आप लोग बास्केटबॉल खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? सही ऑप्शन है मंत्रिपरिषद को। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ये किसके द्वारा लाया जाता है? ये विपक्ष पार्टी के द्वारा लाया जाता है। अगर ये पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है और सरकार गिर जाती है अगर आपकी अल्पमत में सरकार होती है। ठीक है, तभी ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। छठवां नंबर क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कैसा अधिकार है? तो सही ऑप्शन है ये आपका एक मौलिक अधिकार है। अगर आप मौलिक अधिकारों में जाएंगे तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। जैसे कि मानव का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं और बालाश्रम नहीं ले सकते हैं। और 24 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों में और जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 24 में कहा गया है। और आर्टिकल 23 में है कि मानव का व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, किसी से ज़बरदस्ती श्रम नहीं ले सकते हैं कि आपको यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात भी लिखी गई है आर्टिकल 23 में कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध आपका एक मौलिक अधिकार है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कंथरू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
सही ऑप्शन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यहाँ पर एक नागौर दरगाह है, वहाँ पर कंथरू उत्सव मनाया जाता है। एक सूफी संत है जिनका नाम था साहुल हमीद, ठीक है, उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कंथरू उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में, इसे आप लोग याद रखिएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? सही ऑप्शन होगा मैकाले का मिनट। मैकाले का मिनट करते हैं मैकाले का विवरण पत्र। देखिए मैकाले अंग्रेज शिक्षा के द्वारा भारत में ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप से भारतीय हों लेकिन वेशभूषा से, बातचीत से, चिंतन से, विचारों से अंग्रेज हों, जो कि लोग अभी बनने का प्रयास करते हैं, यही मैकाले चाहता था। और मैकाले कब आया था भारत? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उस समय लॉर्ड विलियम बेटिंग गवर्नर जनरल थे भारत के, तभी मैकाले भारत में आया था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेकिन 9वां प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था? देखिए आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार की बात की गई है और जीवन के अधिकार के अंतर्गत आपका आजीविका का अधिकार भी आता है। तो ये केस हुआ था ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे नगर निगम का, 1985 में केस हुआ था। तो बॉम्बे नगर निगम के खिलाफ ओल्गा टेनिस ने केस कर दिया था। उस समय बॉम्बे नगर निगम जो थी वो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को हटाने का काम कर रही थी। तो अगर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को आप हटाएंगे तो वो रोज कमाकर खाने वाले लोग थे, अगर आप उन्हें हटा देंगे तो अपने जीवन के अधिकार से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि जीवन के अधिकार के अंतर्गत आजीविका का अधिकार भी आता है। ये उस समय डिसाइड कर दिया गया था। तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताएं आती हैं। अगर आप उनकी झोपड़पट्टी को हटाएंगे तो आप उनको जीवन के अधिकार से वंचित कर रहे हैं, और जीवन का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में एक मौलिक अधिकार है। तो ये केस यहाँ पर हुआ था 1985 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। देखिए 10वां क्वेश्चन है किसी तरल माध्यम जैसे कि गैस या द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो ये सिद्धांत किसका है? काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया सिद्धांत, बार बार पूछा जा रहा है। तो ये आर्किमिडीज का फेमस सिद्धांत है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग देखते जाइए, सुनते जाइए और दिमाग में बैठालते जाइए। तो ये पुस्तक है ताराबाई शिंदे की। ताराबाई शिंदे एक नारीवादी कार्यकर्ता थी जिन्होंने पुस्तक लिखी कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मेन, स्त्री पुरुष की तुलना, हिंदी में कहते हैं स्त्री पुरुष की तुलना। ये ताराबाई शिंदे की पुस्तक है। नेक्स्ट देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? बताइए कौन सी एजेंसी है? तो आरबीआई है, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। केंद्रीय एजेंसी जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है। 13 नंबर क्वेश्चन है भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? देखिए भूमि की बात भी की है, मतलब स्थल की बात की है, वायु की बात की है, मतलब कि वायुमंडल की बात की है, जल मंडल की बात की है। तो यहाँ पर जीवमंडल होगा, ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं जीवमंडल। अगर किसी एक मंडल की बात करता तो स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसने तीनों मंडल की बात की है तो वहाँ पर क्या आएगा? जीवमंडल आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? बताइए। सही ऑप्शन है नेफेड। नेफेड जो इंग्लिश में लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जान लीजिएगा। नेफेड ऐसे लिखा जाता है। इंग्लिश में इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखेगा। इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के दिन 1958 को, ठीक है। ये नेफेड नामक संस्था बनाई गई थी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी संस्था है? नेफेड। 15 नंबर क्वेश्चन है 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीप समूहों को अलग करता है? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा था और काफ़ी लोगों ने गलत उत्तर दिया। सभी लोग इसका उत्तर सही कर रहे थे, अंडमान और निकोबार, जबकि आपको मालूम है अंडमान और निकोबार को
10 डिग्री चैनल अलग करता है। और आपसे पूछा था 11 डिग्री चैनल। सबसे पहले बात करते हैं चैनल क्या होता है। चैनल जो होता है एक सकरत से समुद्र होता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। देखिए विषुवत रेखा अगर आप खींचते हैं, अक्षांश रेखाओं में विषुवत रेखा जो होती है वो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है। जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे डिग्री बढ़ती जाएगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। वैसे ही आपसे 11 डिग्री पूछा हुआ था, तो 11 डिग्री चैनल है अमनी द्वीप और कन्नौनार द्वीप के बीच में। देखिए लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों को मिलाकर के लक्षद्वीप बना है, जिसमें आपका मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का एक द्वीप है और अमनी द्वीप जो है वो भी आपका लक्षद्वीप का एक द्वीप है। तो अमनी द्वीप जो है लक्षद्वीप का एक द्वीप है और कन्नौर जो है केरल का एक द्वीप है। इन दोनों के बीच में 11 डिग्री चैनल बना है। आपके एग्जाम के लिए 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 11 डिग्री ये हो गया आपका। मालदीव और लक्षद्वीप की बात करते हैं। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मालदीव और लक्षद्वीप लिख के आ सकता है और मालदीव और मिनिकॉय भी लिख के आ सकता है, क्योंकि लक्षद्वीप का ही मिनिकॉय द्वीप है। और अंडमान निकोबार जो है आपका 10 डिग्री पर है। एक बचता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, यहाँ पर 9 डिग्री। तो 8, 9, 10, 11 ये चारों आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 8 किसके किसके बीच में है? मालदीव और लक्षद्वीप। आपके एग्जाम में पूछ सकता है मालदीव और मिनिकॉय, तो वहाँ पर भी आपको 8 डिग्री सही करना है। 9 डिग्री हो गया मिनिकॉय और लक्षद्वीप, 10 डिग्री है अंडमान निकोबार और 11 डिग्री अमनी द्वीप और कन्नौर। कभी आप लोग ना भूलिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को किस नाम से जाना जाता है? सही ऑप्शन है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष। ये सारनाथ का स्तंभ जो है वहाँ पर सिंह के 4 मुख ऊपर लगे हुए, मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। और नीचे 4 जानवर के चित्र बने हैं, जैसे कि घोड़ा हो गया, हाथी, सांड, सिंह, इन 4 के चित्र बने हैं और 24 तीलियों का चक्र भी बना है। तो ये सब आपके सारनाथ के स्तंभ में बनी गई आकृतियाँ हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के मार्शल डांस का रूप क्या है? पंजाब में एक मार्शल डांस होता है जिसका नाम है बागा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? देखिए मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अगर प्रचुर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बाएं वाले अलिंद को प्रचुर रूप से ऑक्सीजन मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था? सही ऑप्शन होगा बक्सर की लड़ाई। देखिए बक्सर की युद्ध हुआ था 1764 में। यहाँ पर अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया और पूरी तरह से भारत पर नियंत्रण कर लिया। तो युद्ध था 1764 का बक्सर का युद्ध, इसे आप लोग याद रखिएगा। और भी देखिए लड़ाइयाँ आपके एग्जाम में दी गई हैं, इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई दी गई है, ये कब हुई थी? सन आप लोग को याद करना है, 1776 में अकबर और महाराणा के मध्य में हुई थी। बक्सर मैंने आपको बताया 1764 में, और प्लासी हुई थी 1757 को, ठीक है। 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य में प्लासी की लड़ाई हुई। और पानीपत की तृतीय लड़ाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1761 में हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये चारों मैंने आपको सन याद कराने का प्रयास किया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? पिछला वाला सेट आपको याद है, मैंने आपको चारों ऑप्शन को विस्तार से बताया था, वहाँ पर विंग्स ऑफ फायर आया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? वह नदी कौन सी है जिसमें 12 महीने पानी रहता है? 30 सिंधु नदी है। देखिए तापो, कृष्णा और तापी जो नदी हैं ये 12मासी नदी नहीं है। जैसे कि वर्षा हो जाती है तो इनमें पानी आ जाता है और कभी कभी ये सूख भी जाती हैं, लेकिन सिंधु नदी में पानी जो होता है वो हमेशा या फिर 12 महीने रहता है। तिब्बत से 3 नदियाँ आपकी निकलती हैं, एक सिंधु नदी, दूसरी सतलज और तीसरी ब्रह्मपुत्र। इन्हें पूर्वगामी नदियाँ भी कहा जाता है। जब हिमालय नहीं था उसके पहले भी ये तीनों नदियाँ थी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? तो आपको मालूम है मच्छर जो काटते हैं आपको वो मादा मच्छर ही काटता है। तो मादा एनोफिलीज जो होता है वो मलेरिया के परजीवी के रूप में कार्य करता है। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है,
प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी को। देखिए सबसे पहले समझिए फिलिप कोटलर कौन है। देखिए फिलिप कोटलर जो है ये मॉडर्न मार्केटिंग के पिता कहे जाते हैं और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के मार्केटिंग के प्रोफेसर हैं, ठीक है। और उत्कृष्ट नेता जो होता है, उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया जाता है और पहला पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी जी को। याद रखिएगा आने वाले 2 से 3 वर्षों में जो भी आपके एग्जाम होंगे उसमें ये पुरस्कार पूछा जाएगा और आपको यहीं पर याद करने का प्रयास करना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? आप सभी को मालूम है बाबर था पहला मुगल सम्राट। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, लोदी वंश का अंत किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की किसने? बाबर ने। 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम है एमटीएस में आपके 25 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के सेक्शन में। 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र के किस भाग में संग्रहित होता है? तो सही ऑप्शन है मूत्राशय में पहले इकट्ठा होता है, फिर मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्र मार्ग से निकल जाता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। ये हमारी 25 महत्वपूर्ण एसएससी एमटीएस का जो भी आपका 2019 पेपर संपन्न हुआ था उसके महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों की सीरीज थी। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब के बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा। इन सारे प्रश्नों में उत्तर लगे हुए थे, फिर भी आप लोग बता सकते हैं आप इसमें से कितने प्रश्नों को सही कर सकते थे। इसका लेवल काफ़ी अच्छा है। आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी के एग्जामों में इससे क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, इसलिए इन सब प्रश्नों को आप लोग तैयार करके अवश्य चलिएगा। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लोग देख सकते होंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता हूँ, उसका जो आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए उत्तर लगे हुए हैं, इसलिए सिर्फ आप लोग प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है? इसका जब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। और मैंने एक आपसे बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि बास्केटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। अगर आपको आते हो तो आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। आंसर लगे हुए हैं इसलिए आप ट्राई नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जैसे ही आपको एग्जाम लगेगा इसको हम टाइप करा देंगे ताकि आप प्रयास भी कर पाएँ। लेकिन अभी आप लोग क्या करिए, इनको तैयार करने का प्रयास कीजिए। आप ढेर सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपको ये सारे प्रश्न नए ना लगें, आप इन प्रश्नों को पढ़े हुए हैं। जब हम लोग प्रैक्टिस सीरीज कराएंगे तो आप लोग उसमें ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए अगर आप सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू रखने के लिए कहिएगा। जितने कहेंगे उतने आपको सेट कराएंगे। एमटीएस का ख़त्म होने के बाद हम आपको CHSL का भी कराएंगे और आपको CGL का भी कराएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।